इकोनॉमिक्स क्लास डॉक्टर मौर्ज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म के अल्पकालीन संतुलन की चर्चा करेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जहाँ तक शॉर्ट रन या अल्पकाल की बात है, हम लोग जानते हैं कि अल्पकाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समय इतना कम होता है कि उत्पादक या फर्में यदि अपने उत्पादन में परिवर्तन करना चाहें तो वो अपनी फिक्स्ड कास्ट को या स्थिर पूंजी को परिवर्तित नहीं कर सकती। भूमि, भवन, संयंत्र, प्लांट, ये जो पूंजी इसमें लगी हुई मशीनरी, ये सब स्थिर पूंजी होती हैं और इनको बदला नहीं जा सकता। केवल परिवर्तनशील या वेरिएबल कास्ट को ही बदला जा सकता है, जिसमें श्रमिक, कच्चे माल आदि सब आएंगे। तो इस प्रकार से अल्पकाल में स्थिर पूंजी बदली नहीं जा सकती, वो उत्पादन प्रक्रिया में लगी रहेगी। और जहाँ तक फर्म के संस्थिति की बात या संतुलन की बात है, तो फर्म के संतुलन की दो शर्तें हम इसके पहले पढ़ आए हैं कि कोई भी फर्म संतुलन में तब होती है जब उसकी मार्जिनल कास्ट उसके मार्जिनल रेवेन्यू को बराबर होती है। MC = MR। अंतिम इकाई बनाने में जो लागत लगती है उसकी बिक्री से जो आय होती है वो दोनों बराबर होती हैं। और एक दूसरी जो सफिशिएंट कंडीशन थी, उसमें हमने देखा था कि संतुलन बिंदु के ठीक पूर्व सीमांत लागत सीमांत आय से कम होनी चाहिए और संतुलन बिंदु के ठीक बाद सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक होनी चाहिए। और दूसरी भाषा में हम इसको कह रहे थे कि सीमांत आय वक्र को सीमांत लागत वक्र नीचे से काटता हुआ ऊपर जाएगा। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से वो काटता हुआ जाएगा। वैसी स्थिति में इक्विलिब्रियम में संस्थिति फर्म होगी और उस स्थिति में अगर लाभ हो रहा है तो लाभ अधिकतम होगा और यदि हानि हो रही है तो हानि न्यूनतम होगी। फर्म में अल्पकाल में फर्मों को हानि हो सकती है और यदि अल्पकाल में हानि होती है तो फर्में जो है अगर वो अपना उत्पादन बंद कर दें तो स्थिर पूंजी को वो उत्पादन प्रक्रिया से निकाल नहीं पाती। इसका मतलब स्थिर पूंजी पर जो लागत लगी हुई है, जिसे हम कुल स्थिर लागत कह रहे हैं, वो लगी रहेगी और जब उत्पादन नहीं करेगा तो उसकी आय शून्य होगी और उसकी कुल हानि उसके कुल स्थिर लागत के बराबर होगी। तो अगर उत्पादन नहीं करता है तो कुल स्थिर लागत के बराबर उसे हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर उत्पादन करने से कुछ आय प्राप्त हो और ये आय जो उसने लागत लगाई है परिवर्तनीय पूंजी के रूप में, कुल परिवर्तनीय लागत के रूप में, उससे ज़्यादा आय हो जाए, तो वैसी स्थिति में उसकी हानि जो है पहले की तुलना में कम हो जाएगी। अर्थात अब हानि जो है वो कुल स्थिर लागत से कम होगी। वैसी स्थिति में हानि की स्थिति में भी अगर वो उत्पादन करता है तो उत्पादन बंद करने की तुलना में उत्पादन करना उसके लिए एक तरह से बेहतर होगा, क्योंकि उत्पादन करने पर हानि कम होगी और उत्पादन न करने पर हानि ज़्यादा होगी। इसलिए अल्पकाल में फर्में हानि की स्थिति में उत्पादन कर भी सकती हैं और जब करेंगी तो हानि की स्थिति बनेगी और इस प्रकार से अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में हानि भी उठा सकती हैं। तो हम फर्म के इस संतुलन को पहले यहीं से प्रारंभ करते हैं कि अगर हानि हो रही है तो फर्में क्या करेंगी, कब उत्पादन करेंगी, कब उत्पादन नहीं करेंगी। तो उस चीज़ को समझने के पहले हम कुल स्थिर लागत या उत्पादन की कुल लागत को दो भागों में विभाजित करके दिखाएंगे। एक लागत का एक अंश होगा कुल स्थिर लागत
और लागत का दूसरा अंश होगा कुल परिवर्तनशील लागत। और जब हम चित्र बनाते हैं तो क्योंकि चित्र में औसत को दिखाते हैं, इस नाते हम कुल के स्थान पर औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का उपयोग करेंगे और दोनों को जोड़ के कुल लागत प्रदर्शित करेंगे। तो हम एक चित्र बना के दिखा रहे हैं। एक बात यहाँ और आपको ध्यान दिला दें कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है उसका संतुलन का आशय क्या होता है। तो फर्म का संतुलन का क्या अर्थ है। पूर्ण प्रतियोगिता में हम लोग इसके पहले जान चुके हैं, क्योंकि इसके पहले हम आय वक्र और लागत वक्र अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, और आप उसको विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे इसी चैनल पर देखेंगे तो लागतों के बारे में एक वीडियो है, एक वीडियो जो है वो आय के बारे में है जिसमें हम औसत आय, सीमांत आय, कुल आय की चर्चा किए हुए हैं, और एक में औसत लागत, सीमांत लागत, औसत स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, इन सभी लागत वक्रों और इनके परस्पर संबंधों की चर्चा है, उससे आप वहाँ से विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसी तरह से फर्म के संस्थिति या संतुलन के संदर्भ में भी, या उसकी जो आवश्यक दशाएं हैं उस संदर्भ में भी हमने इसके पहले अध्ययन किया हुआ है, और उस पर भी फर्म के संस्थिति की आवश्यक दशाओं पर एक अलग से वीडियो है, आप उसे भी देख लेंगे। वहीं से हमने इन दो शर्तों को ढूंढा है कि फर्म के संतुलन के लिए दो शर्तें आवश्यक होती हैं, पर्याप्त होती हैं। और जहाँ तक फर्म के संतुलन का अर्थ है वो हम आपको बता रहे हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन का एक खास अर्थ है, और वो अर्थ इस रूप में है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को मूल्य का निर्धारण नहीं करना होता है। बाजार की अन्य स्थितियों में जो उत्पादक होता है वो मूल्य का निर्धारण करता है, लेकिन फर्में जो हैं मूल्य का निर्धारण नहीं करती। पूर्ण प्रतियोगिता में हम जानते हैं कि सभी फर्में होमोजेनियस प्रोडक्ट्स उत्पादित करती हैं, अर्थात जो वस्तु बनाती हैं वो बिल्कुल एक ही होती हैं, समरूप होती हैं, और सभी फर्मों की वस्तुओं को एक में जोड़ा जा सकता है क्योंकि उनमें कोई अंतर नहीं होता, और उनका मूल्य उनके कुल मांग और कुल पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। सारी फर्मों का जो टोटल होता है उसे हम उद्योग कहते हैं, अर्थात जितनी भी फर्में हैं, और हम जानते हैं कि असंख्य बहुत अधिक फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में होती हैं, और इन सभी फर्मों के कुल उत्पादन को जोड़ते हैं तो हमें ये कुल पूर्ति मिलती है। और इसी प्रकार से मांग पक्ष पर अगर हम देखते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है, और इन सभी क्रेताओं की मांगों का योग जब हम करते हैं तो इनको हम कुल मांग कहते हैं। तो इसके पूर्व हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण या उद्योग की संस्थिति, और वहाँ पर विस्तार से हमने देखा है कि कुल मांग और कुल पूर्ति वक्र कैसे बनाए जाते हैं, और इन दोनों मांग और पूर्ति वक्रों के संतुलन से इस वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। जो मूल्य उद्योग में निर्धारित हो जाता है, सारी फर्मों को उसी मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचनी होती है। तो इस प्रकार जब फर्म को तय करना होता कि वो कितना उत्पादन करे, कितने मूल्य पर बेचें, तो मूल्य उद्योग द्वारा पहले से निर्धारित है, उसी मूल्य पर उनको वस्तुएं बेचनी है सबको, जितनी भी फर्में हैं। अब फर्म का ये काम है या फर्म को ये तय करना है कि वह उत्पादन कितना करे इस दिए हुए मूल्य पर, जिससे उसका लाभ अधिकतम हो जाए, या यदि हानि हो रही है तो वो न्यूनतम हो जाए। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन का ये अर्थ है कि उद्योग द्वारा निश्चित किए गए मूल्य पर फर्म के संतुलन का ये अर्थ है कि फर्म इस दिए हुए मूल्य पर अपने उत्पादन का समायोजन किस प्रकार से करे, अर्थात वो कितना उत्पादन करे जिससे उसका लाभ अधिकतम हो जाए। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि फर्में असंख्य हैं, सारी फर्मों की कुशलता में अंतर है, इसलिए सबके लागत की स्थितियाँ अलग अलग होंगी, और वैसी स्थिति में प्रत्येक फर्म जो उत्पादन निर्धारित करेगी, उत्पादन का वो स्तर दूसरे फर्मों से अलग होगा। तो सब फर्में अलग अलग उत्पादन करेंगी, लेकिन सभी फर्में अपने अपने उत्पादन के स्तरों पर इन शर्तों का पालन करेंगी कि सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर हो, और सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता हुआ जाए, और वैसी स्थिति में जो उत्पादन करेंगी उस पर उनका लाभ अधिकतम होगा या हानि न्यूनतम होगी।
तो इसी तथ्य को हम एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अल्पकालीन संतुलन में पूर्ण प्रतियोगिता के लिए उत्पादन की या संस्थिति की एक अन्य शर्त भी निकलेगी, और जो उसकी तीसरी शर्त होगी, पहले हम उसको समझ लें, उसके बाद हम बड़े आसानी से जान सकते हैं कि ये तीसरी शर्त होगी क्या। तो हम आए इस चित्र पर। पहले हमने एक सरलतम चित्र बनाया है। यहाँ देख लीजिए, एक वक्र लागत है, औसत लागत, AC कर्व है, इस पर लागत और आय है, और इस वक्र पर उत्पादन है, आउटपुट है। हमने एक ये वक्र बनाया हुआ औसत लागत का AC कर्व है, और उसके ठीक नीचे औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र है। और जब औसत परिवर्तनशील लागत पता हो और औसत लागत पता हो, तो औसत लागत में से औसत परिवर्तनशील लागत घटाने के बाद जो बचता है वो औसत स्थिर लागत होती है। हमारे इस चित्र में अगर उत्पादन को हम OX मान लें, तो उस उत्पादन के स्तर पर हमारी औसत लागत इस वक्र से, AC वक्र से XC है, X से लेके C तक है, और परिवर्तनीय लागत है X से लेके E तक है। तो इस बड़ी राशि में से छोटी राशि जब घटाएंगे तो बीच वाली जो राशि है C और E, ये एक इकाई की स्थिर लागत है। और अगर हम कुल स्थिर लागतों को निकालना चाहें तो देखिए, ये स्थिर लागत है, एक इकाई की स्थिर लागत है CE, और कुल उत्पादन है OX, या यहाँ से पढ़ लीजिए PE। तो अब अगर इसको गुणा करेंगे, कितना ये है C और E, ये है प्रति इकाई स्थिर लागत, और इसमें गुणा करेंगे कुल उत्पादन से, ये उत्पादन होगा P और E, और ये दोनों भुजाओं का गुणनफल, ऊपर का क्षेत्रफल आएगा PACE। जब हम इन आयतों या वर्गों को पढ़ते हैं तो एक किनारे से चलते हैं, ऐसे 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 घूमते हैं, उल्टे नहीं घूमते, नहीं तो गलत हो जाएगा। PACE हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ACEP हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, CEP ऐसे। तो ये क्या है, ये टोटल फिक्स्ड कास्ट है। ये जो है एवरेज कास्ट है, ये कुल उत्पादन है, दोनों का गुणनफल, ये कुल स्थिर लागत है। अगर हम परिवर्तनीय लागत को देखें तो ये नीचे का हिस्सा है, टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो इसके नीचे का हिस्सा, कितना XE में गुणा करें OX से, यही उत्पादन है, और इस प्रकार से होगा OP E और X। ये टोटल वेरिएबल कास्ट है, और दोनों को अगर मिला लेंगे तो ये टोटल कास्ट होगी OACX, इस तरह से। और अब हम आपको बता दें कि कुल मूल्य जो है वो उद्योग द्वारा निर्धारित है, और अगर वो मूल्य ये हो P, अर्थात हमारा औसत आय और MR का वक्र AR बराबर MR हो। हम जानते हैं कि जब मूल्य स्थिर है और हर इकाई का मूल्य एक ही है, तो औसत आय और सीमांत आय बराबर होती है, और इनको दिखाने वाले वक्र आधार के समानांतर होते हैं, क्षैतिजीय होते हैं। तो इस चित्र में उद्योग द्वारा जो मूल्य निर्धारित है वो AR बराबर MR है, अर्थात मूल्य OP है। और इस मूल्य पर हम अगर देखें तो हमारा सीमांत लागत का वक्र जो MC है, हमारी पहली शर्त के अनुसार उत्पादन करने के लिए, संस्थिति के लिए MC बराबर MR होना चाहिए। और इस बिंदु पर ये देखिए, MC का कर्व है ये वक्र, और ये जो है इस MR वक्र को नीचे से काट रहा है, और ये नीचे से ही काटना चाहिए। इस नाते MC वक्र जो है इस MR वक्र को नीचे से काट के ऊपर जा रहा है, इस नाते ये संस्थिति का बिंदु होगा, और इस बिंदु द्वारा उत्पादन निर्धारित करेंगे, और ऊपर जब नीचे ले आएंगे तो ये X उत्पादन होगा, अर्थात हमारा उत्पादन होगा OX, और इस उत्पादन पर MC बराबर MR होगा। और इस नाते संतुलन की पहली शर्त को पूरी कर रहा है, और क्योंकि MC नीचे से काट के ऊपर जा रहा है, इस नाते ये दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। इस नाते फर्म इतना उत्पादन करेगी। और इस उत्पादन पर यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ये जो मूल्य है OP या XE, ये औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर है, अर्थात मूल्य जो है OP, ये जो प्राइस है ये है OP, और ये प्राइस जो है इक्वल टू है एवरेज वेरिएबल कास्ट, और एवरेज वेरिएबल कास्ट भी वही है XE या OP, तो दोनों बराबर हैं।
ऐसी स्थिति में उत्पादक की कुल आय कितनी होगी, फर्म की कुल आय कितनी होगी। फर्म की कुल आय यहाँ लिखी हुई है कि फर्म की कुल आय इतनी होगी। जब हम ओपी में OX से गुणा करेंगे तो टोटल रेवेन्यू बराबर होगी OP इंटू OX इक्वल टू OPEX। ये यही राशि है जो ये है, अर्थात क्योंकि इसी बिंदु पर एवरेज वेरिएबल कास्ट भी यहाँ बराबर मिलती है, इसी बिंदु पर औसत आय भी मिलती है, इस नाते जो कुल परिवर्तनीय लागत होगी वही कुल आय भी होगी। अर्थात उत्पादक को उतनी ही आय मिलेगी जिसने उतनी परिवर्तनीय लागत लगाई, अर्थात श्रम पर, कच्चे माल पर, बिजली पर, इस तरह के जो भी पूंजी, जो भी उत्पादन के साधन या आगत जो परिवर्तनीय है जिनको लगा के उत्पादन किया गया है, उतनी ही आय प्राप्त होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऊपर का जो लागत का ये अंश है, जितनी लागत पूरी इतनी थी उसमें इतनी ही प्राप्त हुई, और ये ऊपर की जो लागत है PACE ये उसकी हानि हुई। और ये हानि कितनी है, यही स्थिर पूंजी के बराबर है। ये टोटल जो फिक्स्ड कास्ट है ये है PACE, अर्थात उसके कितनी हानि हो रही है, जितनी उसकी कुल स्थिर लागत है। अब आप देखें ज़रा, अगर हानि हो रही है और हानि इतनी हो रही है, और अगर उत्पादन वो बंद कर दे, न करता, तब भी इतनी ही हानि होती, क्योंकि स्थिर पूंजी को उत्पादन प्रक्रिया से बाहर नहीं निकाल पाता। तो अब जो स्थिति है इस OX उत्पादन पर, जब मूल्य OP उद्योग द्वारा निर्धारित है और जब मूल्य ये औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर है, वैसी स्थिति में उत्पादन करने पर भी जितनी हानि होगी, उत्पादन न करने पर भी उतनी ही हानि होगी। इसलिए उत्पादक उत्पादन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। करेगा तब भी वही स्थिति है, नहीं करेगा तब भी वही स्थिति है। दोनों स्थितियों में हानि बराबर है। लेकिन अगर उद्योग द्वारा जो मूल्य निर्धारित है वो इससे कम हो जाए, तो इसका मतलब अब उसकी हानि पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात उत्पादन जब करता है तो हानि ज़्यादा हो जाएगी, और जब उत्पादन बंद कर देगा तो हानि कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वो उत्पादन बंद कर देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी भी उत्पादक का मूल्य, फर्म का मूल्य जो है वस्तु का ABC से कम होगा तो वो उत्पादन बंद कर देगी, और अगर ABC से ज़्यादा होगा तो उत्पादन करने पर उसकी जो हानि होगी वो उत्पादन बंद कर देने पर होने वाली हानि की तुलना में कम हो जाएगी। इस नाते वो उत्पादन करेगा। और इस नाते एक तीसरी शर्त निकल के आई कि पूर्ण प्रतियोगिता में ये तीसरी शर्त लागू होनी चाहिए कि जो प्राइस है वो औसत परिवर्तनीय लागत से ज़्यादा होना चाहिए अथवा बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर हुई तो उत्पादन करने और उत्पादन न करने दोनों पर हानि की स्थितियाँ बराबर होंगी। तो उत्पादन कर सकता है, उत्पादन नहीं भी कर सकता है। करेगा तो ये सबसे न्यूनतम स्थिति होगी कि जब उसे कम से कम उसका मूल्य जो है उसके परिवर्तनीय लागत के बराबर हो, और अगर वो उत्पादन अगर इससे ज़्यादा मूल्य मिल जाए तो उसकी हानि थोड़ी और घट जाएगी। इस नाते वह उत्पादन तभी करेगा जब मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा हो या कम से कम उसके बराबर हो। तो ये तीसरी शर्त भी लगेगी। इसी चित्र को हम यहाँ डिटेल फिर आपको दोबारा समझा सकते हैं अलग से बना के। इस नाते हम इस चित्र को यहाँ से मिटा दे रहे हैं। जो चीज़ जो आपको समझना था वो हमने बता दिया है कि मूल्य जो है वो परिवर्तनीय लागत या औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होना चाहिए, तभी उत्पादन वो करेगा। या सबसे जो उससे आप कह सकते हैं खराब वाली स्थिति होगी वो ये होगी कि मूल्य जो है परिवर्तनीय लागत के कम से कम बराबर हो। तो ये तीसरी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता में होगी लागू कि फर्म के संतुलन के लिए एक शर्त और लगेगी कि अल्पकालीन संतुलन में मूल्य जो है औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उत्पादक तभी उत्पादन करेगा, अन्यथा हानि की स्थिति में उत्पादन को बंद कर देगा। यहाँ इस चित्र में उसी प्रारंभिक स्थिति को, जिस चित्र को हमने मिटाया उसी चित्र को फिर यहाँ देखिए। ये जो
अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, ये औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है, ये सीमांत लागत वक्र है, और ये और प्रारंभिक मूल्य हमने ये लिया है AR1 बराबर MR1, और उस मूल्य पर ये संतुलन का बिंदु है, पिछले चित्र में भी था। इस संतुलन के बिंदु से ये OX1 उत्पादन हो रहा है। इस उत्पादन पर एक इकाई की लागत X1 से लेकर C1 तक है, और उसकी परिवर्तनीय लागत X1 से लेके V1 तक है। और इस प्रकार से इस चित्र में यदि आप देखोगे तो देखिए ये है मूल्य क्या है, पहला P1, जब मूल्य P1 है, इस P1 मूल्य पर ये मूल्य अगर है तो इस मूल्य पर उसकी जो परिवर्तनीय लागत है AVC वो बराबर है मूल्य के, और ये मूल्य कितना है, OP1 है। ये बाजार द्वारा निर्धारित OP1 मूल्य है। इस मूल्य पर, इस बिंदु पर जो सीमांत लागत वक्र उसको काटता है नीचे से, और इस नाते V1 जो संतुलन का बिंदु है, और इस V1 बिंदु पर, ये जो V1 बिंदु है, इस बिंदु पर उत्पादन का स्तर जो है ये OX1 है, अर्थात उत्पादन OX1 होगा। इस OX1 उत्पादन पर मूल्य OP1 होगा जो औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर है, और इस प्रकार से उसकी कुल आय जो है, जैसे हमने वहाँ पहले चित्र में दिखाया था, टोटल रेवेन्यू जो है वो कितनी होगी, OX1 ये उत्पादन है, गुणा करेंगे X1 V1, और इस प्रकार से निकलेगा OP1 V1 X1, ये कुल आय है। और कुल लागत है ऊपर वाला हिस्सा TC बराबर है OX1, ये उत्पादन है, और ये लागत है X1 से लेकर C1 तक। X1 C1 बराबर है OA1 C1 और X1, ये लागत है, लागत बड़ी है, ये वक्र पूरा है। आय जो है कम है, और आय परिवर्तनशील लागत के बराबर है, और अगर ऐसी स्थिति में OX1 उत्पादन करेगा तो कुल लागत में से कुल आय घटाएंगे तो लॉस होगा, उसको हानि होगी, और ये हानि बराबर होगी इस बड़े वाले हिस्से में से OA1 माइनस C1 X1 माइनस OP1 V1 X1 घटा देंगे तो जो बचेगा वो भीतर का ये हिस्सा बचेगा, P1 A1 C1 V1, ये इसकी कुल हानि होगी। और ये कुल हानि जो बराबर है कितना होगी, ये एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इतनी हानि होगी इस स्थिति में जब मूल्य होगा OP1, और इतनी हानि उसे उठानी पड़ेगी। अगर मूल्य इससे ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए मूल्य बढ़ के OP2 होता, ये दूसरा वाला मूल्य है यहाँ OP2, और तब ये AR2 MR2 होता, और अब संतुलन का बिंदु जहाँ MR2 को MC काटेगा और ये बिंदु यहाँ आएगा, और इस बिंदु द्वारा उत्पादन जो है OX2 होगा। तो अब कितना उत्पादन होगा दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में उत्पादन होगा OX2 उत्पादन होगा, जहाँ पर MR2 बराबर है MC इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर यहाँ पर, और इसके द्वारा उत्पादन ये निर्धारित होगा। अब की बार जब आप देखेंगे तो एक इकाई की लागत कितनी है, X2C2, एवरेज कास्ट जो है प्रति इकाई है X2C2, और एक इकाई का मूल्य जो है, और इस नाते औसत आय जो है वो बराबर कितना होगी, X2 से लेके AR2 से यहाँ तक। ये हमको हाँ, ये इस रूप में देख सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है वो यहाँ तक है, X2 से लेके V2 तक। तो ज़रा हम ये निकालेंगे उसकी हानि कितनी होगी। तो आपकी जो लाभ आप देख रहे हैं वो लाभ जो है वो यहाँ से लेके X2 से लेके यहाँ तक, मैं एक मान लीजिए यहाँ K लिख दूँ ऐसे इस बिंदु पर, तो ये औसत आय को दिखाएगा, मूल्य को दिखाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उत्पादन, और इतने मूल्य को गुणा करेंगे X2K2 या OP2 तो हो जाएगा OP2। तो ये टोटल रेवेन्यू जो है ये हो जाएगी OP2 और K और नीचे X2, ये कुल है आय। और देखिए कुल लागत कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से A2 और ये C2 और यहाँ आके X2। और हानि अब कितनी होगी, लॉस जिसका होगा, क्योंकि लागत ज़्यादा है
इतना बड़ा है और आय जो है वो यहाँ तक है, और हानि की स्थिति जो है P2A2 P2A2 C2K। और अब जरा उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखिए कितनी है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हुआ इस उत्पादन के स्तर पर OX2 पर जितनी वेरिएबल कास्ट है उसके ऊपर का जो हिस्सा बचता है वो स्थिर लागत है। वो स्थिर लागत है एक इकाई की C2V2, और कुल से उत्पादन से गुणा करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा T। हम लिख सकते हैं ये होगी OX2 और इंटू इसमें गुणा होगा यहाँ से C2V2, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये गुणनफल आएगा TA2 C2V2। ये स्थिर लागत है और ये उसकी हानि हो रही है। अब की बार जो हानि हो रही है वो कम है। जब V1 या OX1 उत्पादन कर रहा था और मूल्य उसकी परिवर्तनीय लागत के बराबर थी, वैसी स्थिति में उसकी हानि जो थी कुल स्थिर लागत के बराबर थी, इतनी बराबर थी। लेकिन अब की बार जो है कुल स्थिर लागत ये बड़ा वाला हिस्सा है और जो उसकी हानि हो रही है ये उसका छोटा हिस्सा P2A2 C2K2। इसका मतलब इस जो बड़ा है उसमें से आधा कट गया करीब करीब, तो हानि अब की कम है। मतलब औसत परिवर्तनीय ये जो टोटल फिक्स्ड कास्ट है उसकी तुलना में हानि कम हो रही है। इस पर कुल स्थिर लागत के बराबर हानि है, इस पर कुल स्थिर लागत से कम हानि है। इस नाते यहाँ पर उत्पादन वो हानि की स्थिति में भी करना उसके लिए उचित होगा। हानि इसलिए हो रही है क्योंकि लागत के तुलना में मूल्य कम है, तो लेकिन अब की बार हानि कम हो रही है, इस बिंदु पर हानि ज़्यादा हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में हानि की स्थिति में उत्पादन करेगा क्योंकि मूल्य जो है वो औसत परिवर्तनशील लागत जो है उसकी X2V2 उससे ऊपर है, और अगर इसके बराबर होगा तब भी उत्पादन करेगा। लेकिन अगर मूल्य इसके नीचे हो जाए तो वो उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि वैसी स्थिति में जो उसकी हानि होगी वो औसत कुल स्थिर लागत से ज़्यादा हो जाएगी। तो तीन स्थितियाँ हुई। जब औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर मूल्य होगा तो हानि उसकी कुल स्थिर लागत के बराबर होगी। जब मूल्य इस औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा होगा तो हानि औसत कुल स्थिर लागत से कम हो जाएगी। इस नाते हानि की स्थिति में उत्पादन करने पर उसकी हानि अपेक्षाकृत कम होगी, इस नाते वो उत्पादन करेगा। लेकिन अगर मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो, वैसी स्थिति में उसकी हानि उसके कुल स्थिर लागत से भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर उत्पादन बंद कर देगा तो हानि केवल कुल स्थिर लागत के बराबर होगी, और अगर उत्पादन करेगा तो हानि उससे भी ज़्यादा होगी। इस नाते वो हानि की स्थिति में उत्पादन बंद कर देगा। अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि हानि की स्थिति में उत्पादक तभी उत्पादन करेगा जब मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा हो और अधिकतम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो। लेकिन अगर मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से कम होगा तो हानि की स्थिति में उत्पादन वो बंद कर देगा, उत्पादन नहीं करेगा। इस नाते ये तीसरी शर्त अल्पकाल में फर्म के संतुलन के संदर्भ में लागू होगी। तो ये तो हानि की स्थिति है, और हानि की स्थिति से हमको फर्म के संतुलन के लिए एक तीसरी शर्त भी प्राप्त हो गई, और हर स्थिति में मूल्य जो है अल्पकाल में इस औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होगा। तो हानि की स्थिति में तो ये इससे कम हो सकता है, लेकिन अगर दो अन्य स्थितियां हों जिसमें हम लाभ की स्थिति या सामान्य लाभ और असामान्य लाभ की स्थितियां देखते हैं, उसमें मूल्य सदैव औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा होता है। इस नाते वहाँ पर उत्पादन करेगा। तो अल्पकाल में उत्पादक को ये हानि हो सकती है। इसका एक चित्र मैंने आपको बनाया। अन्यथा अल्पकाल में उत्पादक को सामान्य या असामान्य लाभ ही मिलता है। और एक चित्र मैं आपको अब दिखा रहा हूँ जिसमें हम असामान्य लाभ की स्थिति को बनाएंगे, जिसका मतलब होता है कि उसका मूल्य उसके औसत लागत से भी ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में एक वक्र ऐसे खींचते हैं। मान लीजिए ये मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित है, ये मूल्य, तो ये AR बराबर MR होगा, यही मूल्य है। इस मूल्य पर औसत लागत वक्र जो है वो इसके ऊपर से नीचे से गुजरेगा जब लाभ दिखाना है तो ये वक्र इस तरह से आएगा, ऐसे औसत लागत का वक्र होगा।
और इस वक्र को इसके न्यूनतम बिंदु से सीमांत लागत वक्र उसको काटेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और संतुलन के लिए MC और MR बराबर होंगे, यहाँ बराबर होंगे, और इसके आधार पर ये उत्पादन निर्धारित होगा। ये संतुलन की शर्त, दोनों शर्तें पूरी होंगी इस पर। MC बराबर MR भी है, MC जो है MR को नीचे से काट भी रहा है, और अगर ये AC है तो ABC इसके नीचे से गुजरता है। मैं आपको बना दूं, मतलब ABC वक्र जो है वो अगर आप बनाएंगे तो इस प्रकार से गुजरेगा, और जो इस मूल्य के नीचे होगा इसका मतलब है कि ABC जो है वो मूल्य जो है वो ABC से ज़्यादा है। इस नाते ये तीसरी शर्त भी लागू होगी। और इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये संतुलन का बिंदु ये है, ये C है, मान लीजिए यहाँ लिख दूँ R है। तो ऐसी स्थिति में इस उत्पादन में ये एबनॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति है। असामान्य लाभ, जिसमें उसकी कुल लागत कुल आय से कम होगी, अर्थात कुल आय कुल लागत से ज़्यादा होगी। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि उत्पादन होगा OX, उत्पादन पर जो एक इकाई की लागत है XC, एक इकाई की आय है XE, तो कुल आय बराबर हो जाएगी ये टोटल रेवेन्यू OX गुणे P OP, तो ये होगी OPEX, OPEX ये आय है। और कुल लागत जो होगी OX में XC से गुणा करेंगे, OR से गुणा करेंगे, आएगा ORCX, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये जो हिस्सा है ये हम कर सकते हैं, वो है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसका, और प्रॉफिट को हम ऐसे दिखाते हैं पाई से। तो ये है RPEC, ये असामान्य लाभ की स्थिति है। ये पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्मों को सामान्य तौर पर प्राप्त होती है। ये जो असामान्य लाभ की स्थिति भी हो सकती है अल्पकाल में, और इसमें ये तीनों शर्तें पूरी होंगी। और एक और स्थिति हो सकती है जिसमें कि न उसको लाभ हो न उसको हानि हो, और उस स्थिति को सामान्य लाभ कहते हैं। और उसमें हम AR बराबर AC होता है, या कुल आय बराबर कुल लागत होती है। उस चित्र को अगर हम बना सकते हैं, ऐसी स्थिति में जो है वो औसत लागत, ये दिया हुआ मूल्य का स्तर ये है AR बराबर MR, और इसके संतुलन बिंदु पर औसत लागत औसत आय बराबर होनी है। इस नाते औसत लागत वक्र को इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श कराएंगे, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 ऐसे, ये होगा AC कर्व। और इसके न्यूनतम बिंदु पर MC ऐसे काटेगा इसको, इस तरह से, ये होगा MC वक्र। और इस बिंदु पर ये उत्पादन का स्तर होगा OX, ये मूल्य होगा, ये संतुलन का स्तर होगा। इस उत्पादन के स्तर पर संतुलन की तीनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं। ABC नीचे से गुजरेगा कहीं, और ऐसी स्थिति में इस उत्पादन पर TR जो होगी वो OX गुणे OP होगी, OPEX, और कुल लागत भी उतना ही है, इस नाते टोटल कास्ट भी उतने होगी OPEX, और इस नाते जो कुल आय और कुल लागत बराबर होगी। और ऐसी स्थिति को कहा जाता है ये सामान्य लाभ की स्थिति है। या यहाँ पर दो तरह के विचार हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस औसत लागत में उत्पादक को जो लाभ सामान्यतया मिलना चाहिए वो सम्मिलित होता है, अर्थात लागत में वो अपने उस लाभ को जोड़े रहता है कि हमको, जैसे हम कहें कि जितना उत्पादन किया है कम से कम 10% उसको लाभ मिलना चाहिए, तो वो लागत में 10% और ऐड करके लागत को दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुल लागत में वो लाभ जुड़ा हुआ है तो कुल आय बराबर कुल लागत होने के बाद भी उसको वो लाभ मिलेगा, क्योंकि लागत का वो हिस्सा है। और तब हम इसको सामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं इसको। और अगर ये माने कि इस लागत में लाभ नहीं जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसी स्थिति है जिसको हम कहते हैं न उसको लाभ हो रहा है न उसको हानि हो रही है,
तो लाभ अलाभ की स्थिति है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो सामान्य तौर पर हम इसमें सामान्य लाभ को सम्मिलित मान के चलते हैं, तो हम कहते हैं ये सामान्य लाभ की स्थिति है। और इसके पहले वाले चित्र में क्योंकि लागत से ज़्यादा आय मिल रही थी, वो असामान्य लाभ की स्थिति थी। और तीसरी ये स्थिति है जो हानि की स्थिति है। और अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में हानि की स्थिति में भी उत्पादन कर सकती हैं और करती हैं, बशर्ते जो मूल्य है वो औसत परिवर्तनीय लागत से ज़्यादा हो। तो वैसी स्थिति में ये तीसरी शर्त जो हमने कहा कि प्राइस को सदैव जो है औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा होना चाहिए, सबसे न्यूनतम स्थिति होगी कि वो उसके बराबर हो। और इनके पूरा होने पर 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक में हानि हो सकती है, असामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है, या फिर ये तीसरी सामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है। तो ये अल्पकालीन में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संस्थिति है, और जिसमें फर्में उद्योग द्वारा दिए गए मूल्य पर अपने उत्पादन को अधिकतम करती हैं या अपने लाभ को अधिकतम करती हैं। और यदि अल्पकालीन स्थितियों में कभी हानि होती है तो उस हानि को वो न्यूनतम करने का प्रयास करती हैं। तो ये संस्थिति की ये अल्पकालीन फर्म की 3 शर्तें हैं, और इन 3 शर्तों को पूरा करते हुए 3 स्थितियों से फर्में गुजरेंगी। एक हानि की स्थिति होगी, एक असामान्य लाभ की स्थिति होगी एबनॉर्मल प्रॉफिट की, और एक नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति होगी। नॉर्मल प्रॉफिट में AC बराबर AR होगा, असामान्य लाभ में AR इज ग्रेटर देन AC होगा, और हानि की स्थिति में AR इज लेस देन AC होगा। तो ये रही आज पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन फर्मों की स्थितियाँ, जिसके माध्यम से वो अपने संतुलन को स्थापित करती हैं। जाते जाते आपसे अनुरोध भी करूंगा कि क्योंकि चैनल नया है और प्रमोट करना आपको, अभी बहुत कम लोग इसको जान पाए हैं, तो जहां तक आप इसे पहुंचा सकें सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, और अपने हित मित्रों को बता के, और जब वो देखेंगे उन्हें अच्छा लगेगा तो वो उस वीडियो को देखेंगे और ये प्रमोट होगी और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा। मेरी उम्मीद, या इसी उम्मीद के साथ मैं इसे बनाता भी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल जाए। हमने जो 40 वर्ष तक पढ़ा करके कुछ हासिल किया है, वो ज्ञान मैं अपने विद्यार्थियों को, आम सामान्य लोगों को बांट सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। और इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब करके और प्रचारित करके। तो आज यही ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम दीर्घकालीन संतुलन फर्म का देखेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आगे मिलते हैं।